पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक लाइफ स्किल्स, डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ द बेसिक लाइफ स्किल्स। तो बेसिक लाइफ स्किल्स क्या होता है? बेसिक लाइफ स्किल्स का मतलब है एक इंसान में जो काबिलियत होती है, एक टैलेंट होता है जिसकी मदद से वो क्या कर पाता है अपने एवरीडे लाइफ में। हर तरह के काम वो बहुत ही आसानी से अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है अगर उसके पास वो एबिलिटी है, वो स्किल्स है। जैसे कि वो डिसीजन मेकिंग, कोई भी डिसीजन अच्छे से ले लेता है, कोई भी प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर सकता है। एंड अगर उसके पास अच्छा स्किल्स है तो वो कम्युनिकेशन में भी अच्छा होता है। लाइफ स्किल्स की वजह से एक इंसान को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, जिसकी वजह से वो अपने पर्सनल, सोशल, प्रोफेशनल लाइफ को भी हैंडल कर लेता है अच्छी तरीके से। और उसका वर्क कल्चर भी बहुत अच्छा हो जाता है, रिलेशनशिप्स और हेल्दी हो जाते हैं। एंड लाइफ के चैलेंजेस को वो ईजिली मैनेज भी कर लेता है। द कंपोनेंट्स ऑफ द बेसिक लाइफ स्किल्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला सोशल, दूसरा कॉग्निटिव स्किल्स, थर्ड इमोशनल स्किल्स। पहला आता है सोशल स्किल्स। पहला आता है सोशल स्किल्स। तो सोशल स्किल्स में होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स, एम्पैथी। तो सोशल स्किल्स में तीन 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 चीज़ होता है। पहला इफेक्टिव कम्युनिकेशन, द एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज, थॉट्स। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इंसान जो है वो अपना आइडियाज़, अपने अंदर का थॉट्स, फीलिंग्स को बहुत ही क्लियरली और अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाता है और बहुत कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर पाता है, या तो बोल के वर्बली, या तो कोई स्पीच, टोन या बॉडी लैंग्वेज, नॉन नॉन वर्बल मेथड्स के थ्रू एक्सप्रेस कर पाता है। एंड टू लिसन केयरफुली, और वो जो है एक इंडिविजुअल जब बहुत अच्छे से सुनना जानता है, दूसरों को अच्छे से सुनता है, समझता है, इससे क्या होता है कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होता है और हेल्दी रिलेशनशिप्स बनते हैं। तो इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है सोशल लाइफ के लिए। सेकेंड इज़ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स। तो सोशल स्किल्स के अंदर ही आता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि हमारे जितने भी कलीग्स हैं, या हम लोग के ऑफिस में, या कोई भी सोशल सर्कल में जितने भी लोग होते हैं, उनके साथ हम लोग का रिलेशनशिप बहुत ही कोऑपरेटिव होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए एंड सपोर्टिव होना चाहिए। फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग सबके साथ। इससे क्या होता है एक टीम वर्क होता है अच्छे से। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को हम मिलजुल के रिजॉल्व कर सकते हैं और एक मीनिंगफुल कनेक्शन बना सकते हैं। अब सोशल स्किल्स में एक और टर्म होता है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है जब एक इंसान जानता हो सामने वाले इंसान के फीलिंग्स को कैसे समझना है, उसके एक्सपीरियंस को, फीलिंग्स को, उसका वो सामने वाला इंसान क्या कहना चाह रहा है, जब हम वो समझ जाएंगे, इसको कहते हैं एम्पैथी। एज इफ स्टेपिंग इन टू देयर शूज़, मतलब किसी और के पर्सपेक्टिव को जब हम लोग समझने लगते हैं तो हमारे अंदर एम्पैथी आ जाता है। इससे क्या होता है काइंडनेस बढ़ता है, इमोशनल सपोर्ट प्रमोट होता है और बहुत ही अच्छा बिहेवियर भी बना रहता है दूसरों के साथ। तो सोशल स्किल्स में ये तीनों स्किल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है कोग्निटिव स्किल्स। कोग्निटिव स्किल्स क्या होता है? ऐसा स्किल्स जिसकी मदद से हम लोग बहुत ही अच्छे से क्लियरली बिना किसी कन्फ्यूजन का सोच सकते हैं और अच्छा डिसीजन ले सकते हैं अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में। तो कोग्निटिव स्किल्स में भी 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है डिसीजन मेकिंग। जो इंडिविजुअल काबिल होता है एक बहुत ही बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चूज़ करने के लिए, उसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन वो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन को चूज़ कर पाता है अच्छे से, कॉन्सिक्वेंसेस को समझ के और उसका बेनिफिट्स, डिसएडवांटेज या कुछ भी सब कुछ समझ के, जब वो एक अच्छा सा ऑप्शन चूज़ कर पाता है, डिसीज़न बना पाता है, उस उसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग। ये आता है कॉग्निटिव स्किल्स के अंदर। दूसरा है प्रॉब- दूसरा है को प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? ऐसा स्किल जिसकी मदद से हम लोग कोई भी प्रॉब्लम हो उसको अच्छे से बिना किसी का हेल्प लिए खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और फिर उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको कैसे उस प्रॉब्लम को ठीक करना है, मैनेज करना है, उसको समझ सकते हैं, और उसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा उस प्रॉब्लम का, वो भी पता करना। ये सब कुछ आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। और ये सब जब स्किल्स एक इंसान में आ जाता है, वो समझ जाता है कि कैसे कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उसके एवरीडे लाइफ में। फिर आता है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब जब एक इंसान के अंदर वो काबिलियत होता है कि वो कुछ नया करना चाहता है, कुछ नया सोचता है, कुछ इनोवेटिव करना चाहता है, और उसके पास बहुत सारे नए और इमेजिनेटिव तरीके होते हैं, उसको कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। फिर है
क्रिटिकल थिंकिंग मतलब एक इंसान में जब वो काबिलियत होती है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी इंफॉर्मेशन जो उसको मिल रहा है वो उसको लॉजिकली समझ सकता है, और उसको किसी चीज़ का प्रूफ चाहिए तो वो प्रूफ भी पता कर सकता है खुद से। फिर अगर उसको कुछ डाउट है तो वो क्वेश्चन भी कर सकता है एंड रीच रीज़न कंक्लूजन, और खुद से वो कंक्लूजन भी निकाल सकता है सिर्फ अपनी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी के थ्रू। और इससे क्या होता है कि कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं रहता क्योंकि वो सब कुछ कर रहा है, और इससे एकेडमिक सक्सेस होता है और कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलता है क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन उसको मिल रहा है वो उसको अच्छे से देख रहा है उसका एविडेंस के साथ, और उसमें कोई गलती ना हो वो भी चेक कर रहा है। तो ये सब आता है कोग्निटिव स्किल्स के अंदर। अब आता है इमोशनल स्किल्स, थर्ड पार्ट है इमोशनल स्किल्स। इमोशनल स्किल्स को सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स भी कहते हैं। ये जो स्किल्स है ये हम लोग को मदद करता है हम लोग के इमोशंस को समझने में, खुद के इमोशंस को समझने में और उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ अवेयरनेस अंडरस्टैंडिंग one's own emotions, strengths, weakness, values and motives. It helps in personal growth, confidence and self improvement. सेल्फ अवेयरनेस मतलब जब एक इंसान के अंदर सेल्फ अवेयरनेस आ जाता है तो वो खुद का ही इमोशंस फीलिंग्स को समझने लगता है, उसके अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या उसके पास पावर है वो ये जान जाता है, उसके अंदर क्या क्या वीकनेस है, उसकी कमज़ोरी क्या है वो भी समझ जाता है, और उसका क्या मोटिव है, क्या पर्पस है, उसको वो भी पता चल जाता है। तो जिस इंसान में सेल्फ अवेयरनेस होगा वो खुद का ही उसका ग्रोथ देखने को उसको मिलेगा, उसका पर्सनल ग्रोथ होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो खुद में इम्प्रूवमेंट देख पाएगा। सेकंड है इसी में इमोशनल स्किल्स में सेकंड में आता है कोपिंग विद इमोशंस। कोपिंग विद इमोशंस का मतलब है, मतलब जब हम लोग खुद जान जाते हैं, जिस इंसान के अंदर क्षमता होती है कि वो समझ जाता है कि कैसे एक इमोशनल स्टेट को मैनेज करना है, जैसे कि गुस्सा आने पे कैसे वो खुद को मैनेज करता है, जब वो डर जाता है, जब उसके अंदर सैडनेस डिप्रेशन आता है, या फिर जब वो खुश हो जाता है, ये सब जितने भी इमोशंस होते हैं इन सब के साथ वो कैसे डील कर रहा है, इत, ये सब अगर वो समझ जाए कि इन सब से कैसे डील करना है अलग अलग इमोशन से, तो उसको कहते हैं उस एबिलिटी को कोपिंग विद इमोशंस। इससे क्या होता है कि इंसान ओवरवेलमिंग फील नहीं करता है, उसका मेंटल वेलबींग बहुत अच्छा रहता है और इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं होता, मतलब वो बैलेंस्ड रहता है। फिर तीसरा है कोपिंग विद स्ट्रेस, मतलब जब एक इंसान में ये इतनी क्षमता होती है कि वो स्ट्रेस को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेता है और अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करता है उस स्ट्रेस को कम करने के लिए, जैसे कि रिलैक्स कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट अपना ठीक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अच्छा अच्छा सोच सकते हैं, पॉजिटिव थॉट्स, इन सब से क्या होता है स्ट्रेस कम होता है और कंट्रोल में आ जाता है। और कोपिंग विद स्ट्रेस जो है ये एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर इंसान के लिए, इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि इससे मेंटल हेल्थ सही रहता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ता है और एक हेल्दी लिविंग जीने को मिलता है। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्कस द यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ इन इंडियन सोसाइटी। हमारे इंडियन सोसाइटी में यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में बताना है, क्या होता है डिस्कस करना है। हमारे इंडियन सोसाइटी के ट्रेडिशन में, रिलीजन में, कल्चर में बहुत बहुत सारे ह्यूमन वैल्यूज़ बताए गए हैं। सबसे प्रोमिनेंट ह्यूमन वैल्यूज़ होता है पहला धर्मा। धर्मा किसको कहते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ राइटियसनेस, ड्यूटी एंड मॉरल ऑर्डर, मतलब जो अपना कर्तव्य करता है, सही रास्ते पे चलता है और एक मॉरल ऑर्डर को फॉलो करता है, उसको कहते हैं धर्मा। दूसरा ह्यूमन वैल्यू है अहिंसा, मतलब नॉन वायलेंस, कोई भी हिंसा जो नहीं करता है उसको कहते हैं अहिंसा, एंड जिसके अंदर कंपैशन होता है सभी लिविंग बींग्स के लिए। तीसरा होता है सत्य। तीसरा होता है सत्य। सत्य का मतलब है तीसरा ह्यूमन वैल्यू सत्य का मतलब है ट्रुथफुलनेस, सच्चाई, ऑनेस्टी। हम लोग कोई भी थॉट, स्पीच या एक्शन में जब हम लोग की सच्चाई होता है, ऑनेस्टी होता है, तो वो भी एक ह्यूमन वैल्यू होता है, मतलब सत्य। फिर होता है सेवा, मतलब हम लोग कोई भी किसी के लिए कुछ भी करते हैं, कोई भी सर्विस करते हैं, वो खुद कोई भी सेल्फिश मोटिव से नहीं करते हैं, बिना किसी सेल्फिश मोटिव के करते हैं, किसी के लिए सेल्फलेस होके, बिना खुद के बारे में सोचे दूसरों का सेवा करना, इसको ये बहुत ही बड़ा ह्यूमन वैल्यू होता है। एंड दूसरों की मदद करना बिना उनसे रिटर्न में कुछ लिए, दूसरों के बारे में सोचना। फिर आता है करुणा। करुणा मतलब एक
कंपैशन होना किसी के लिए, एम्पैथी होना, दूसरे के फीलिंग्स को समझना, इमोशंस को समझना एंड दूसरे के सफरिंग्स को समझना और उनकी मदद करना। फिर आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी भी एक ह्यूमन वैल्यू है, क्योंकि इक्वालिटी एक ऐसा ह्यूमन वैल्यू जिसमें एक बिलीफ होता है कि सभी इंडिविजुअल इन इक्वल है, कोई भी हम लोग से अलग नहीं है, चाहे उसका कास्ट जो भी हो, उसका जेंडर जो भी हो, हम सब एक इक्वल हैं। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, द ट्रेडिशन फॉर ऑनरिंग एंड केयरिंग फॉर एल्डर्स। और एक और बहुत बड़ा इंडियन सोसाइटी में ह्यूमन वैल्यू है जिसको कहते हैं रिस्पेक्टिंग फॉर एल्डर्स, मतलब बड़ों की सेवा करना और इज्जत करना। ये भी बहुत बड़ा ह्यूमन वैल्यू होता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एम्ब्रेसिंग द डाइवर्सिटी इन कल्चर लैंग्वेज। हमारे इंडिया में बहुत ही डाइवर्स कल्चर है, लैंग्वेजेस है, अलग अलग तरह के, अलग अलग कल्चर है, अलग ट्रेडिशन है। हम लोग उन सबको बहुत अच्छे से एम्ब्रेस करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, जिससे कि सब में यूनिटी हो, हार्मनी हो एंड सब मिलजुल के रह पाएँ। ये सभी जो ह्यूमन वैल्यूज़ होते हैं ये हमारे इंडियन सोसाइटी में। थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइन टीम वर्क, डिस्क्राइब द वेरियस टीम वर्क स्किल्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। टीम वर्क का मतलब है जब बहुत बहुत लोग मिल के, जब एक से ज़्यादा लोग मिल के ग्रुप बनाते हैं और वो लोग एक साथ मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं किसी गोल को पूरा करने के लिए, या किसी चीज़ के लिए जब वो लोग मेहनत करते हैं एक साथ मिल के, उसको कहते हैं टीम वर्क। इसमें क्या होता है, सब जितने भी ग्रुप में लोग रहते हैं सब अपना यूनिक स्किल्स, अपना टैलेंट दिखाते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं एक दूसरे से, अपना पर्सपेक्टिव, अपना ओपिनियन एक दूसरे से शेयर करते हैं और एक साथ मिल के काम करते हैं अपना गोल पूरा करने के लिए। बहुत तरह के टीम वर्क स्किल्स होते हैं। पहला होता है कम्युनिकेशन। स्किल्स। जब एक इंसान के अंदर टैलेंट होता है अपना आइडियाज़ को दूसरों तक पहुंचाने का, अच्छे से बोल के या फिर नॉन वर्बली, एंड दूसरों का भी पर्सपेक्टिव सुनने का, कम्युनिकेशन में जब उनके पास एबिलिटी होता है। एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोजेक्ट मीटिंग हो रहा है उसमें एक स्टूडेंट अपना प्लान बनाता है और अपने मेंबर्स को समझाता है। सेकेंड इज कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब है एक ग्रुप में बहुत तरह के लोग होते हैं और सबके पास अलग अलग टैलेंट होता है, अलग अलग स्किल्स होता है। जब वो लोग एक साथ मिल जाते हैं तो वो लोग अपना जैसा आउटकम या गोल चाहते हैं वो पूरा कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्लास असाइनमेंट बनाना है और एक स्टूडेंट है जिसको लिखना बहुत अच्छे से आता है तो वो रिपोर्ट लिखता है, और उसी ग्रुप में दूसरे स्टूडेंट का टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छा है तो वो प्रेजेंटेशन बनाता है। तीसरा का रिसर्च स्किल्स बहुत अच्छा है तो वो डेटा कलेक्ट करेगा। तो ये सभी अलग अलग स्किल्स सबके अंदर होते हैं और ये लोग एक साथ मिलकर जब काम करते हैं तो इसको कहते हैं कोलैबोरेट करना, कोलैबोरेशन। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बहुत अच्छा स्किल या टैलेंट होता है। ऐसा इंसान जो कि कोई भी डिसएग्रीमेंट को बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्टफुली समझता है, एड्रेस करता है और फोकस करता है कि उसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए ताकि कुछ इशू ना हो। फॉर एग्जाम्पल, दो टीममेट्स हैं, दोनों अलग अलग आइडियाज़ बताते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो एक अब क्या होता है, जिसके अंदर बहुत अच्छा स्किल है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का, वो टीम प्लेयर क्या करेगा, वो एक हाइब्रिड सॉल्यूशन बनाता है। हाइब्रिड सॉल्यूशन मतलब इसका भी आइडिया रखता है और उसका दोनों का आइडिया को साथ लेके चलता है और एक अच्छा सा सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का निकालता है, जिससे कि किसी को कुछ कन्फ्यूजन ना हो और प्रॉब्लम ना हो। फिर आता है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी मतलब ऐसा इंसान जो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, जो चेंजेस से डरता नहीं है और ख़ुद को एडजस्ट कर लेता है। उसको कोई भी सिचुएशन में दिया जाए या सर्कमस्टांसेस, वो खुद को एडजस्ट कर लेता है कोई भी रोल में, या कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आ जाते हैं उसको भी अच्छे से टैकल कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। मतलब जितने भी मेंबर हैं वो लोग को पता है कि उनका टास्क उनको क्या दिया गया है, वो लोग समझते हैं और उसको टाइमली पूरा कर लेते हैं। जित टाइम से वो लोग अपना टास्क पूरा कर लेते हैं और उनका उनका जो ओनरशिप है कि उनको क्या एक्शन लेना है वो भी अच्छे से वो जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेक्शन होता है, एक ग्रुप होता है, वो लोग अपना डेडलाइन पहले ही दे देता है कि हम लोग इस डेट तक अपना प्रेजेंटेशन देंगे। तो जो बाकी की जो टीम है उनके पास अभी भी टाइम हो जाता है अपना प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस करने का। तो सबको पता है कि उसका टास्क कब उसको पूरा करना है और अच्छे से वो लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। फिर आता है एक्टिव लिसनिंग।
एक्टिव लिसनिंग मतलब फुल्ली कंसंट्रेट करना, समझना और अच्छे से रिस्पॉन्ड करना और अच्छे से याद भी रखना कि वो उसको क्या बोला गया था, जिससे कि क्या होता है, एक ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। फॉर एग्जांपल कोई भी मीटिंग चल रहा है, कोई सामने स्पीकर बोल रहा है, अगर हम लोग अपना फ़ोन साइड रख के उससे आई कॉन्टैक्ट करेंगे और हम लोग को कोई क्वेश्चन पूछना है तो हम लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, अपना व्यू पॉइंट्स रख सकते हैं, जिससे क्या होता है, एक्टिव लिसनिंग होता है, मतलब समझ, एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। फिर आता है एम्पैथी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। मतलब हम लोग के जो टीम मेंबर्स हैं ऑफिस में या कहीं भी, हम लोग के जो टीम मेंबर्स हैं, हम लोग उनका ओपिनियन सुनते हैं, उनके भी फीलिंग्स को समझते हैं, उनका भी व्यू पॉइंट्स को समझते हैं, वैल्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग के ग्रुप में कोई एक टीममेट ऐसा होगा जिसको कुछ पर्सनल लाइफ में डिफ़िकल्टी हो गई हो या कुछ प्रॉब्लम आ गया हो, तो जो बाकी के जो टीममेट्स हैं उसका वर्कलोड कम कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, एक अच्छा सा बॉन्ड क्रिएट होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड क्रिएट होता है। थर्ड इज़ राइट शॉर्ट नोट ऑन करियर बिल्डिंग स्किल्स। तो पहला करियर बिल्डिंग स्किल्स क्या होता है, करियर बिल्डिंग स्किल्स मतलब ऐसा टैलेंट जिसके हेल्प से एक इंसान अच्छे से पहले तो प्लान कर पाता है कोई भी चीज़, और फिर उस प्लान को डेवलप करता है और फिर अचीव कर लेता है जो वो गोल पूरा करना चाहता है, अचीव करना चाहता है। ये जो स्किल्स होते हैं एक इंसान में, इससे क्या होता है, उसका एक इंसान को खुद का स्ट्रेंथ पता चलता है, उसके अंदर कितनी पावर है, और दूसरा वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है उसको भी एक्सप्लोर कर पाता है और ख़ुद को अच्छे से तैयार कर पाता है वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग। करियर बिल्डिंग स्किल्स हेल्प्स इंडिविजुअल्स मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। और जिस इंसान में ये स्किल होगा वो अच्छे से अच्छा सा चॉइस ले पाएगा, हमेशा हमेशा जॉब रेडी बनेगा एंड अपना सक्सेस अचीव कर पाएगा जिस प्रोफेशन में वो अचीव करना चाहता है। और करियर बिल्डिंग में क्या होता है, सबसे पहले वो अपना रिज्यूमे बनाता है और रिज्यूमे में वो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है प्रोफेशनली, और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन भी बहुत हेल्प करता है करियर बिल्डिंग में, एंड कॉन्फिडेंट परफॉर्मेंस इंटरव्यू में देने से भी ये भी टैलेंट होता है। करियर बिल्डिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स डेवलपिंग वर्क प्लेस बिहेवियर सच एज टीम वर्क। और वर्क प्लेस पे उसका कैसा बिहेवियर होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे टीम वर्क, टाइम को अच्छे से मैनेज करना, खुद को एडजस्ट करना अलग अलग इन्वायरमेंट में, जिसको अडेप्टेबिलिटी भी कहते हैं। फिर आता है कंटिन्यूस लर्निंग, स्टेइंग अपडेटेड विथ न्यू नॉलेज। मतलब करियर बिल्डिंग स्किल्स में और क्या होता है कि वो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ नया सीखते रहता है और हमेशा नया नॉलेज से वो अपडेट होते रहता है, एंड वो अलग अलग नेटवर्क्स अपना बनाता है, लोगों के साथ मिलता जुलता है ताकि करियर ग्रोथ हो, टीम वर्क हो। ऑल टुगेदर करियर बिल्डिंग स्किल्स, तो करियर बिल्डिंग स्किल और टैलेंट की वजह से एक इंसान खुद को प्रिपेयर कर पाता है एक अच्छे से जॉब मार्केट में आने के लिए कॉन्फिडेंटली, एंड अब जिस भी फील्ड में वो जाना चाहता है, प्रोफेशन में जाना चाहता है, उसमें वो सक्सेसफुल होता है। अब हम लोग को बताना है स्ट्रैटेजीज फॉर इनहांसिंग द लाइफ स्किल्स। मतलब अपने हमारा जो लाइफ स्किल्स है उसको हम लोग और अच्छा कैसे कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे अलग अलग स्ट्रैटेजीज होते हैं। जैसे कि पहला, हम लोग कंटिन्यूसली रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है खुद के बारे में। एंड फिर होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन, हर सिचुएशन में हर जगह पार्टिसिपेट करना। लाइफ स्किल को हम लोग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एनहांस कर सकते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में इंगेज करके, जिससे कि हम लोग का कम्युनिकेशन, टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सब रोल अच्छा हो जाएगा। डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस थ्रू रिफ्लेक्शन हेल्प्स इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड द इमोशंस। और सेल्फ अवेयरनेस से क्या होता है, हम लोग का लाइफ स्किल और अच्छा होता है। सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद का ही इमोशंस और बिहेवियर पैटर्न्स को समझना और उस पर काम करना, जिससे कि वो इमोशनल मैनेजमेंट कर पाता है और अच्छा डिसीजन ले पाता है लाइफ में। और अगर वो नया नया एक्सपीरियंस रोज़ करेगा, अगर उसको नया नया अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है, उसको वो ठीक से करेगा, फिर अलग अलग सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, चैलेंजिंग सिचुएशंस को ये समझेगा, तो इससे वो अपना क्रिटिकल थिंकिंग में इम्प्रूव कर सकता है एंड अडेप्टेबिलिटी भी। और हम लोग लाइफ स्किल्स को और अच्छे से कैसे इन्हांस कर सकते हैं, हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे कि मेडिटेशन, टाइम मैनेजमेंट, रोज़ फिजिकल एक्सरसाइज करना। इन सब से हम लोग का स्ट्रेस कम होता है एंड हम लोग का कोपिंग एबिलिटीज़ स्ट्रॉन्गर होता है। ओवरऑल लाइफ स्किल ग्रो व्हेन इंडिविजुअल
कॉन्शियसली अप्लाई द स्ट्रैटेजीज इन देयर। तो अगर एक इंसान अपने एवरीडे लाइफ में ये सब स्ट्रैटेजीज यूज़ करेगा तो वो अपना लाइफ स्किल्स को और अच्छा कर सकता है और रोज़ उसको नया कुछ नया सीखने को मिलेगा और उसका ग्रोथ होगा। फिर आता है टाइम मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। टाइम मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स होता है हम लोग के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब कुछ भी कर गोल अचीव करने से पहले हम लोग पहले प्लानिंग करते हैं कोई भी टास्क को, और फिर उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं इस तरीके से कि वो हम लोग का टाइमली वो वर्क पूरा हो जाए बिना किसी स्ट्रेस के। जैसे कि पहले तो हम लोग अपना प्रायोरिटीज सेट करते हैं, फिर हम लोग डिस्ट्रैक्शंस अपने लाइफ से हम लोग हटाते हैं कि कोई डिस्ट्रैक्शन ना आ रहा हो बीच में हम लोग के काम के बीच में। फिर अपने टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, मतलब टाइम को अच्छे से यूज़ करना, टाइम वेस्ट ना करना, ताकि हम लोग का गोल अच्छे से हम लोग अचीव कर पाएँ। कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होता है? कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब होता है कि जब हम लोग कोई भी नॉलेज हम लोग को मिलती है, कोई भी टैलेंट, एबिलिटी और अच्छा करने का काबिलियत जब आता है, इसको कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग। मतलब हम लोग जब अलग अलग सिचुएशन में और अच्छा निखर के आना चाहते हैं। इट इंक्लूड्स कंटिन्यूस लर्निंग, मतलब हम लोग और कुछ नया सीख रहे हैं इसमें, कैपेसिटी बिल्डिंग में। फिर हम लोग नया नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, हम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, हम लोग का कॉम्पिटिटिव नेचर इम्प्रूव हो रहा है। तो एक साथ मिलके टाइम मैनेजमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग एक इंसान को बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता है, एंड उसको काबिल बनाता है कि वो कोई भी चैलेंजेस को सक्सेसफुली हैंडल कर सके एंड मैनेज कर सके।